हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की क्लास में हम क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और इसमें जो आज हमारा होने वाला है वो है अध्याय 10 और चैप्टर का नाम रहेगा वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियाँ। सिंपल सी बात है, आज हम वायुमंडल में किस प्रकार के आपका परिसंचरण होता है, कैसा मौसम होता है, वायु दाब क्या होता है, इस सारे चैप्टर में आप इन सब चीज़ों को कवर अप करोगे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 10। 9 चैप्टर हम इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं, वो आप ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज नामक प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, हमारी पृथ्वी पर धरातल पर हम देखते हैं कि जो तापमान है उसका असामान्य वितरण देखने को मिलता है। वायु गर्म होती है, जब भी कोई वायु गर्म होगी ना तो गर्म होकर वो हमेशा फैलती है और ऊपर की ओर उठती है। और ठंडी वायु क्या होगी, हमेशा सिकुड़ती है और सिकुड़ कर वो चिपक कर रह जाती है, एक ही जगह पर मीन्स रुक जाती है। तो इससे आपका क्या होता है, वायुमंडलीय दाब में भिन्नता आ जाती है। किसी एरिया की तो वायु गर्म होकर ऊपर चली गई, यानी वो एरिया वायु से खाली हो गया, और किसी एरिया की ठंडी वायु है तो वो सिकुड़ कर वहीं पर रह गई। समझ रहे हो? तो इस तरीके से तो इसके कारण ही वायु क्या होती है, अधिक दाब वाले यानी हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की ओर वायु बहना शुरू कर देती है। और ये क्षैतिज गतिमान वायु ही क्या कहलाती है, आपकी पवन कहलाती है। और जो ये आपका वायुमंडलीय दाब है ये निर्धारित करेगा कि कब वायु ऊपर उठेगी, कब नीचे बैठेगी। वायु गर्म है तो वो ऊपर उठेगी और ठंडी वायु है तो वो नीचे बैठ जाती है। पवनें पृथ्वी पर तापमान और आर्द्रता दोनों का ही पुण्य वितरण करती हैं। ठीक है, जिससे पूरी पृथ्वी का तापमान आपका स्थिर बना रहता है। ऐसा नहीं होता कि मैक्सिमम हो जाएगा अर्थ का टेम्परेचर, बढ़ता चला जाए, और ऐसा भी नहीं होता कि लोएस्ट ही होता चला जाए। ठीक है, जो पवनें होती हैं वो गर्म एरिया से गर्म हवाओं को ले जाती है और ठंडे एरिया से ठंडी हवाओं को ले जाती है। इस तरीके से पूरी पृथ्वी पर पवन और आर्द्रता का वितरण करती हैं हवाएं। जैसे ऊपर उठती हुई आर्द्र वायु, इसका तापमान कम होता चला जाता है, और जैसे ही ऊपर उठती हुई आर्द्र वायु का टेम्परेचर कम होगा वो बादल बनाएगी और वर्षा करती है। इस अध्याय में हम वायुमंडलीय दाब के जो भिन्नता के कारण है उनको पढ़ेंगे। वायुमंडलीय परिसंचरण संबंधी जितने भी बल है, जैसे कोरियलिस बल, फेरल का नियम, उनको पढ़ेंगे। वायु विक्षोभ को पढ़ेंगे। वायु राशियों का बनना कि एयर मासेस क्या होते हैं, वायु राशि किस प्रकार बनती हैं। वायु राशियों के मिश्रण से मौसम संबंधी विक्षोभ, मौसम किस प्रकार प्रभावित होता है। और आपका जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उनके विवरण को भी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आता है गाइस वायुमंडलीय दाब। हमारा शरीर भी वायुमंडलीय दाब से प्रभावित होता है। जैसे आप अगर हम बात करें, ऊपर ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं तो वायु विरल होती जाती है। ठीक है, वायु विरल होती जाती हैं और सांस लेने में हमें कठिनाई होती है। तो ये पूछा जाता है ना एग्जाम में कि कई बार ऊंचाई पर जाने पर या पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ते समय सांस लेने में कठिनाई होती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा वायुमंडलीय दाब के कारण होता है, क्योंकि वहाँ पर वायु बहुत ही विरल होती चली जाती है और जिससे हमें सांस लेने में भी कठिनाई होती है। मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो आपका समुद्र तल है उससे वायुमंडल की लास्ट सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और वायु दाब को मापने की इकाई क्या है? मिलीबार। ये एग्जाम में पूछी जाती है। MB किस में मापा जाता है? MB भी लिखते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, MB। और समुद्र तल पर अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये एग्जाम में आता है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितना है? तो 1013.25, यहाँ 5 लिखा हुआ नहीं है, 2 के बाद 5 आएगा, 25 मिलीबार होता है। ठीक है, समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो 1013.25 मिलीबार होता है। इसे आप याद रखोगे। ये आपका PGT और TGT में भी पूछा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि TGT में नहीं आ सकता, क्योंकि आप जानते हो DSSS TGT बहुत मुश्किल क्वेश्चन पुट कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट क्या होता है, वायु सघन हो जाती है और इससे वायुमंडलीय दाब भी अधिक हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी क्या होती है, वायु को अपनी तरफ खींच के रखती है। और वायु दाब को मापने के लिए कौन सा मीटर यूज होता है? पारद वायुदाब मीटर यूज होता है, जिसे मरकरी बैरोमीटर कहते हैं। और एक यूज होता है निर्द्रव निर्द्रव बैरोमीटर। ठीक है, ये दोनों ही बैरोमीटर यूज होते हैं, मरकरी और निर्द्रव, पारद और निर्द्रव। अब इन उपकरणों के विषय में जानने के लिए भूगोल में ये आपको बुक दे दी, छोड़ो इनको।
वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है। जैसे आपका वायुदाब है ऊंचाई के साथ घटता है, और ऊंचाई पर वायुदाब भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ऐसा नहीं है कि घटता ही चला जाता है, तो भिन्न भिन्न एरिया में जो वायुदाब होता है आपका अलग अलग होता है। और यह भिन्नता है किस वजह से है? वायु में गति की वजह से है। भाई जिस एरिया से आपकी वायु उठकर चली गई तो ये एरिया खाली हो गया, यानी यहाँ पर लो प्रेशर हो गया, जिसे कहते हैं आपका जो वायुदाब होगा वो कम हो गया। ठीक है, और जिस एरिया की ओर ये सारी हवा जाकर इकट्ठी हुई वहाँ पर आपका हाई प्रेशर हो गया, यानी वहाँ पर उच्च वायुदाब हो गया। तो ऐसे ही होता है लो प्रेशर हाई प्रेशर। वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता यानी वर्टिकल जो होती है, वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है, और यह हार्श दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। वायुदाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता, अलग अलग दर से घटता है। आप इस टेबल को देखकर समझ जाओगे, ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पर इस टेबल में दिया गया है कि भाई वायुमंडल में औसत वायुदाब और टेम्परेचर को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, आपका वायुदाब दिखाया गया है मिलीबार में, और उसके अलावा टेम्परेचर भी हमें शो किया गया है समुद्री तल का। तो समुद्र तल से अगर हम बात करें 1 किलोमीटर पर, वैसे तो समुद्री तल पर जहाँ से हमारी हाइट मापी जाती है, सी लेवल से ही मापी जाती है ना, तो समुद्री तल से जो वायुदाब है वो 1013.25 मीटर है, और टेम्परेचर नॉर्मल की तरह 15.2 डिग्री सेल्सियस। वही अगर हम 1 किलोमीटर की बात करें तो वो केवल आपका 898.76 हो जाता है, और टेम्परेचर 8.7। ठीक है, वायुदाब भी घट गया और टेम्परेचर भी घट गया। अब 5 किलोमीटर की बात करें तो वहाँ पर आपका 540.48 मिलीबार रह जाता है वायुदाब, और टेम्परेचर माइनस में पहुँच जाता है 17.3। और 10 किलोमीटर की बात करें तो केवल 265 मिलीबार हो जाता है, और टेम्परेचर और भी माइनस में चला जाता है, -49.7। तो इस प्रकार जो ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता है क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है। आपने देखा कितनी अलग अलग देखने को मिलती हैं। अगर इसके विपरीत दिशा में हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल से यह संतुलित भी हो जाती है। ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को बैलेंस भी करके रखता है। तो ऊर्ध्वाधर आपने देख लिया किस तरीके से गहराई में आपका टेम्परेचर वायुदाब घटता चला जाता है। दूसरी बात हम बात करें वायुदाब के क्षैतिज वितरण की यानी हॉरिजॉन्टल की, तो इसमें क्या होगा, पवन की दिशा और उसकी गति ये काफ़ी प्रभावित करती हैं वायुदाब को। वायुदाब में थोड़ा अंतर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची हुई समदाब रेखाओं के द्वारा किया जाता है। यानी वायुदाब को अगर आप मैप पर दिखाना चाहते हो तो किसका यूज़ होगा, समदाब रेखाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार्स। समदाब रेखाएं वे रेखाएं होती है जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर भी आपका 1000 मिलीबार वायुदाब है, यहाँ पर भी आपका 1000 मिलीबार, तो जो लाइन खींची जाएगी वो इस तरीके से खींची जाएगी। ठीक है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं समदाब रेखाएं। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायुदाब मापने के बाद इसे समुद्र तल के स्तर पर घटा दिया जाता है। तो समुद्र तल पर वायुदाब वितरण मौसम मानचित्रों में दिखाया जाता है। मैप जो वेदर मैप होते हैं उनमें इस चीज़ को अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि आपकी विभिन्न वायुदाब परिस्थितियां हैं उसमें समदाब रेखाओं की आकृति खींची जाती है। क्या होता है कि जहाँ पर आपका लो प्रेशर एरिया, यहाँ पर जहाँ पर आपकी निम्न वायुदाब है वहाँ पर क्या होगा, वो आपके अधिक समदाब रेखाओं द्वारा घिरा होगा, ज़्यादा आइसोबार्स लाइन उसको कवरअप करे होंगी। आप यहाँ पर देख सकते हो मैप में, देखो बीच में आपका क्या था, लो प्रेशर था, और बाहर क्या हाई प्रेशर है। बाहर 1018 मिलीबार है और अंदर 1014 मिलीबार है। तो आप देख रहे हो इस 1014 मिलीबार यानी निम्न एरिया को भरने के लिए चारों ओर से समदाब रेखाओं ने इस एरिया को घेर लिया है। तो इस एरिया, ये जो समदाब रेखाएं खींची गई है यही इस एरिया का क्या बता रही हैं, वायुदाब को प्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आपका निम्न वायुदाब होता है यानी लो प्रेशर होता है वहीं पर आपका चारों ओर से हवाएं आती है उसको भरने के लिए, तो उस ज़्यादा हवाओं की वजह से फिर वहाँ अधिक समदाब रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो जिसके केंद्र में उच्चतम वायुदाब होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण जनवरी और जुलाई। यहाँ पर भी 2 ही मंथ का यूज होगा, जैसे हम टेम्परेचर को दिखाने के लिए यूज़ किया था ना 9th चैप्टर में, जनवरी और जुलाई। उसी तरीके से वायुदाब को प्रेजेंट करने के लिए भी जनवरी और जुलाई महीने का ही समुद्र तल से वायुदाब का विश्व वितरण दिखाया जाता है। जैसे आप इस मैप में देख सकते हो, ये आपको समदाब रेखाएं दिखाई गई है जनवरी की। तो यहाँ पर हम जनवरी में अगर देखें तो ध्यान से
जो हमारा भारत का ही देख लो तो जनवरी में हमारे यहाँ क्या होती है, ठंड होती है। तो इसीलिए आप यहाँ आराम से देख सकते हो कि यहाँ कितना आपका उच्च हाई प्रेशर है, यानी 1030 मिलीबार है। और जैसे जैसे आप बाहर जाओगे 1020, 1015, 1005 तो कम होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ठंड पड़ती है जनवरी में और ठंड की वजह से यहाँ की हवाएं ठंडी होती है, सघन होती है और नीचे बैठ जाती हैं, इसलिए यहाँ हाई प्रेशर बन जाता है। तो इस तरीके से, और ये है आपका अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जो कि सर्दियों में आपकी मकर रेखा के करीब आ जाता है। 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा के करीब आ जाता है। और ये उसकी ओर क्यों खिसकता है? वायुदाब की वजह से, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है। ठीक है, 1015, और इसी तरीके से भरने के लिए हवाएं आती हैं और ये सारा सिस्टम चलता है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर भी देख लीजिए आप, इसके साथ साथ ये है आपकी जुलाई की समदाब रेखाएं। और जुलाई में क्या होता है, हमारे यहाँ भरपूर गर्मी होती है और गर्मी होकर जो हवा होती है गर्म होकर फैलती है, ऊपर उठती है, एरिया खाली हो जाता है, इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर है। और इस लो प्रेशर यानी 1000 मिलीबार 1005 तो बाहर की ओर बढ़ता जा रहा है, तो अंदर लो प्रेशर है। इसको भरने के लिए आपके हिंद महासागर की ओर से पवनें आती हैं, जिन्हें हम दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं, जिनकी वजह से ही हमारे भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा होती है मानसून के कारण। तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट आता है, तो यहाँ पर उसी चीज़ को दिखाया गया भाई, आपकी जो पेटियाँ देख सकते हो आप। सबसे पहले भूमध्य रेखा के निकट, भूमध्य रेखा के निकट बात करें तो वहाँ पर आपका वायुदाब कम होता है, क्योंकि एक चीज़ और, जो आपका वायुदाब होता है और तापमान दोनों में उल्टा संबंध होता है। जहाँ पर आपका तापमान अधिक होगा वहाँ वायुदाब कम होगा। मैंने आपको पढ़ाया ना भी कि भाई ठंडे वाले एरिया में तापमान कम है तो वायुदाब वहाँ पर अधिक होता है, क्योंकि वायु बैठ जाती है। तो भूमध्य रेखा के निकट वायुदाब आपका कम होता है, इसीलिए वहाँ पर उसे क्या कहते हैं, उस बेल्ट को विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के पास उच्च वायुदाब क्षेत्र पाए जाते हैं और जिन्हें उपोष्ण हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। और ध्रुवों की तरफ बात करें 60 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर, तो वहाँ पर भी आपके निम्न वायुदाब होते हैं। और वो किस वजह से होता है, हमारी पृथ्वी की ध्रुवीय निम्न दाब पट्टियाँ भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की ध्रुवीय गतियों के कारण ऐसा होता है। ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी ठंड होती है, हवा नीचे बैठी रहती है, इसलिए वहाँ ध्रुवीय उच्च वायुदाब पट्टी विकसित हो जाती हैं। ये वायुदाब पट्टियाँ स्थायी नहीं हैं, सूर्य की किरणों के विस्थापन के साथ ये पट्टियाँ भी विस्थापित हो जाती हैं। सिंपल सी बात है, क्या है, सिंपल सी बात है भाई, जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में आपके शीत ऋतु में ये पट्टियाँ दक्षिण की ओर चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर अधिक हो जाता है। तो अंत्य उष्ण कटिबंधीय, जिसे हम ITC-Z भी कहते हैं, वो भी खिसक जाता है दक्षिण की ओर। ठीक है, शीत ऋतु में जब उत्तरी गोलार्ध में ठंड होती है। वहीं हम बात करें गर्मियों में, तो गर्मियों में ये उत्तर की ओर खिसक आती हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा के पास। ठीक है, तो हमारे यहाँ सर्दी होंगी जब ये मकर रेखा खिसक जाती है, और जब वहाँ सर्दी होती है तो ये कर्क रेखा की ओर खिसक जाती है। तो इनमें खिसकाव होता रहता है, और ये खिसकाव कोई पर्टिकुलर पट्टियाँ थोड़ी ना है, ये खिसकाव आपका होता किस वजह से है, पवनों की ही तो मूवमेंट है। नेक्स्ट आता है पवनों की दिशा और वेग को प्रभावित करने वाले फैक्टर। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारी पवनों को प्रभावित करते हैं। पवन आपकी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। और धरातल पर अगर हम बात करें तो धरातलीय विषमताओं के कारण आपका घर्षण पैदा होता है, जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। और इसके साथ ही पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को ही कहते हैं कोरियालिसिस बल। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, कोरियालिसिस बल। अतः पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें 3 संयुक्त प्रभाव का परिणाम आती है, यानी 3 मेन चीज़ें आती हैं पवनों में। एक आती है आपकी दाब प्रवणता प्रभाव, घर्षण बल और कोरियालिस बल। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल जो पवनों को नीचे की ओर प्रभावित करता है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है पवनों को प्रभावित करने में। सबसे पहला आता है भाई दाब प्रवणता बल। दाब प्रवणता बल की बात करें, जो दाब प्रवणता बल है ये वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल पर उत्पन्न करता है,
जो वायुमंडलीय दाब की भिन्नता है अलग अलग, कहीं हाई प्रेशर कहीं पर लो प्रेशर, तो वो एक बल पैदा करता है। दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है। जहाँ समदाब रेखाएं आपकी पास पास होंगी वहाँ पर दाब प्रवणता अधिक होगी, और जहाँ पर ये दूर दूर होती है वहाँ पर दाब प्रवणता कम होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है गाइस। जहाँ पर आपकी आइसोबार्स जो लाइन होती है ना मैप में, वो पास पास होगी ना, तो जो दो समदाब रेखाओं के बीच का जो अंतर होगा ना वो अधिक होगा, जहाँ पर समदाब रेखाएं पास पास होंगी। जहाँ पर वो दूर दूर होंगी तो आपकी दाब प्रवणता कम देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है घर्षण बल। घर्षण बल में क्या होता है, ये पवनों की गति को प्रभावित करता है। धरातल पर जो घर्षण होता है वो सर्वाधिक होता है। इसका प्रभाव प्राय धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, और समुद्र की सतह पर बात करें तो घर्षण बल बिल्कुल 0 होता है। ठीक है, तो हमारे धरातल से केवल 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही घर्षण बल का ज़्यादा काम होता है, और समुद्री सतह पर तो बिल्कुल ये 0 होता है। नेक्स्ट आता है कोरियालिस बल। कोरियालिस बल ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशाओं को प्रभावित करता है। हमारी पृथ्वी पर पवनें चलती ही हैं, अगर हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती ना तो आपकी पवनें नहीं चलती। सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका विवरण प्रस्तुत किया 1844 में, और इस बल को कोरियालिस बल नाम दिया। इस प्रभाव से क्या होता है, पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ यानी दाएं तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर डिफ्लेक्ट हो जाती है यानी विक्षेपित हो जाती है। और जब पवनों का वेग अधिक होता है यानी उनकी स्पीड अधिक होता है तो ये विक्षेपण और भी अधिक होगा। कोरियालिस बल अक्षांश के कोण के सीधा अनुपात में बढ़ता है, और ध्रुवों पर यह सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर बिल्कुल शून्य होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोरियालिस बल कहाँ पर सबसे अधिक होता है, तो ध्रुवों पर भाई सबसे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर बिल्कुल अनुपस्थित होता है यानी शून्य होता है। कोरियालिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता के समकोण पर, यानी जो दाब प्रवणता बल मैंने अभी आपको समझाया, समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है कोरियालिस बल। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा, पवनों की दिशा उतनी, फिर जितनी ज़्यादा पवन चलेगी अपने आप उतनी ज़्यादा विक्षेपित होंगी। तो दो बलों के एक दूसरे के समकोण पर होने के कारण ही निम्न दाब यानी लो प्रेशर एरिया से पवनें इर्द गिर्द बहने लगती हैं। ठीक है, लो प्रेशर की ओर पवनें इर्द गिर्द बहने लगती हैं। भूमध्य रेखा पर कोरियालिस जो बल होता है बिल्कुल 0 होता है, और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं। निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने की वजह पूरित हो जाता है, और यही कारण है कि विषुवत के निकट आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बन पाते, क्योंकि भाई वहाँ पे भूमध्य रेखा पर है ना आपका क्या होता है, भूमध्य रेखा पर आपका जो वायुदाब होता है वो बिल्कुल कम होता है, निम्न वायुदाब एरिया होता है वो। ठीक है, वहाँ पर अधिक गहन नहीं होता, तो इसी वजह से आपके जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो भी आपके विषुवत रेखा के निकट नहीं बनते, थोड़ा सा हटके बनते हैं, दूर होके। नेक्स्ट आता है वायुदाब और पवनें। पवनों का वेग, उनकी दिशा, पवनों को अगर हम बात करें, पवनों को उत्पन्न करने वाले जो बल हैं उन्हीं का ही परिणाम है। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में जो पवनें हैं धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त हो जाती हैं, यानी 2 से 3 किलोमीटर के बाद पवनें घर्षण बल से पूरी तरह मुक्त हो गई। ठीक है, और दाब प्रवणता और कोरियालिस बल से नियंत्रित होती हैं। इसके बाद कौन सा बल काम करता है, एक तो दाब प्रवणता बल जो हमने अभी पढ़ा, और कोरियालिस बल, दोनों बल। जब समदाब रेखाएं बिल्कुल सीधी हो और घर्षण का प्रभाव ना हो तो दाब प्रवणता बल कोरियालिस बल से संतुलित हो जाता है, और पवनें क्या होंगी, समदाब रेखाओं के बिल्कुल समानांतर और सीधी सीधी बहती हैं, और इन्हें भू विपेक्षी पवनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जियोस्टेरियोपिक पवनों के नाम से इन्हें जाना जाता है, जैसे कि आप चित्र में यहाँ पर देख रहे हो। कोरियालिस बल, यहाँ पर जो सी है वो कोरियालिस बल है, वी भू विक्षेपी पवन है, और पीएच क्षैतिज दाब प्रवणता है। तो इस तरीके से आपको ये समझा रखा है, वैसे ज़्यादा डिटेल में घुसने की कोई नीड नहीं हमें। नेक्स्ट आता है निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का जो परिक्रमण होता है, यानी लो प्रेशर एरिया के चारों ओर जो पवनें घूमती रहती है उसे कहते हैं चक्रवाती परिसंचरण। उसे एक सिंपल बात में अगर हम बात करें तो उसे साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, निम्न दाब लो प्रेशर एरिया के चारों ओर जो पवनें घूमती हैं, तो उच्च वायु दाब क्षेत्र के चारों तरफ ऐसा होना प्रति चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। अगर
उच्च वायु दाब यानी आपका किसी एरिया में हाई प्रेशर एरिया बना हुआ है और उसके चारों ओर पवनें घूम रही है, ये सिचुएशन जब होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रति चक्रवाती यानी एंटी साइक्लोन कहते हैं। हाँ ठीक है, तो जब आपके हाई प्रेशर एरिया के चारों ओर पवनें घूमेंगी तो आपका एंटी साइक्लोन बनेगा, और जब आपके लो प्रेशर के चारों ओर पवनें घूमेंगी तो आपका भाई साइक्लोन बनेगा। समझ गए? तो ये सारा का सारा पवनों की दिशा दोनों गोलार्धों में अलग अलग होती है, उत्तरी गोलार्ध में अलग होती है और दक्षिणी गोलार्ध में अलग होती हैं। पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न और उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाले परिसंचरण से ही संबंधित ही होता है। तो निम्न वायु दाब पर आपकी वायु अभिसरित होगी, ऊपर उठेगी। सिंपल सी बात है। निम्न दाब क्षेत्र में क्यों? क्योंकि वहाँ की निम्न वायु दाब है तो वहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा। टेम्परेचर अधिक है तो वहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी। ठीक है, गर्म होकर फैलती है, ऊपर उठती हैं और उस एरिया को खाली कर देती हैं। ठीक है, और अगर हाथ और प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा का प्रारूप क्या होता है? चक्रवात में क्या होता है? चक्रवात के अंदर जो एरिया होगा वो लो प्रेशर वाला होगा, प्रति चक्रवात में आपका हाई प्रेशर वाला एरिया होगा। चक्रवात की यानी साइक्लोन की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होंगी वो घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत चलेंगी। ठीक है, घड़ी की सुई के विपरीत चलेंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें होंगी वो आपकी घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुरूप चलेंगी। सिंपल सी बात है। उत्तरी गोलार्ध में तो आपकी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी, साइक्लोन के अंदर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन की स्थिति में, और दक्षिणी गोलार्ध में आपकी क्लॉकवाइज चलेंगी। अब एंटी साइक्लोन में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। सेंटर में तो आपका हाई प्रेशर होगा और उत्तरी गोलार्ध में तो क्लॉकवाइज चलेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में आपकी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं। आगे इसमें आता है पवनों का अभिसरण और अपसरण को दिखाया गया है कि किस तरीके से पवनें ऊपर उठती हैं और क्या कैसे क्या आगे बढ़ती हैं, और इसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है भाई वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। भूमंडलीय पवनों का जो प्रारूप होता है निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता या अलग अलग अक्षांश में किस प्रकार की भिन्नता है। वायुदाब पट्टियों की उपस्थिति, आपने वायुदाब पट्टियां देखी भी होगी। विषुवतीय आपकी लो प्रेशर बेल्ट, फिर आपकी 23.5 से 35 डिग्री के बीच आती है हाई प्रेशर बेल्ट, फिर उप ध्रुवीय लो प्रेशर बेल्ट, फिर आपकी ध्रुवीय हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये सारी पट्टियां, फिर इन पट्टियों का सौर किरणों के साथ विस्थापन, फिर महासागर और महाद्वीपों का वितरण, पृथ्वी का घूर्णन, ये सारी की सारी चीज़ें भूमंडलीय पवनों पर निर्भर करती हैं। ठीक है, कि पवनें किस प्रकार की रहेंगी। तो वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रारूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण भी कहा जाता है। यह वायुमंडलीय परिसंचरण महासागर के जल को भी गतिमान करता है। सिंपल सी बात है, हमारी पृथ्वी घूमती है, हवाएं पैदा होती हैं, तभी वो महासागरों में भी आपकी वो हवाएं मूवमेंट करती है, जिससे आपकी धाराएं भी चलती हैं। तो पृथ्वी की जलवायु भी प्रभावित होती है। ठीक है, तो इन सब का आगे देखते हैं। उच्च सूर्यताप यानी अधिक सूर्यताप की बात करें और निम्न वायुदाब होने से जो आपका ITCZ है उस पर भी वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती हैं। ITCZ, इसके बारे में मैं अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ आपको। उष्ण कटिबंधों से आने वाली जो पवनी है, गर्म उससे आने वाली जो पवनी है, वो इस लो प्रेशर में अभिसरण करती हैं। अभिसरित वायु संवहन कोष्ठों के ऊपर उठती है। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर के ऊपर बात करें तो 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ती हैं और ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती हैं, और इसके परिणाम स्वरूप 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर हवाएं इकट्ठी हो जाती हैं। क्योंकि आपकी भूमध्य रेखा से सारी हवा चलेगी और सारी हवा 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण में इकट्ठी हो गई, और वहाँ पर जाकर क्या करती है, हवा नीचे की ओर आती है, जिससे आपका वहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बन जाती है। यहाँ पर एक कारण है इसके नीचे उतरने का, क्योंकि यहाँ पर हवा नीचे जो आती है, अवतलन होता है, वो नीचे उतरकर ठंडी हो जाती हैं, और धरातल के निकट भी क्या होता है, वायु का अपसरण होता है, और यह विषुवत वर्त की पूर्वी पवनों के रूप में बहती है। ठीक है, अगर भूमध्य रेखा की बात करें, दोनों ओर से प्रभावित होने वाली जो पूर्वी पवनें हैं अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर आपस में मिलती हैं और पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण और इसकी विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण को सेल कहते हैं, और इसे हैडले सेल भी कहते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ना, इस
एरिया को आपका हैडले सेल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हैडले सेल। मध्य अक्षांशीय वायु परिसंचरण में ध्रुवों से प्रभावित होती हुई ठंडी पवनों का उत्तोलन होता है, जिससे आपका हाई प्रेशर बन जाती है। गाइस, आप इस मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखने की, डायग्राम को अच्छी तरह से देखो, थोड़ा आपको चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये है आपकी 0 डिग्री, और 0 डिग्री आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे ITCZ कहते हैं। और इसी एरिया पर आकर आपकी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें और इधर से नीचे से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में आकर मिलती हैं, और यही है आपका ITCZ। ठीक है, यह है आपकी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, जहाँ से पवनें चलना शुरू होती हैं, किसकी ओर? उष्ण कटिबंधीय एरिया की ओर। और यहाँ पर भी साउथ में आपका सेम उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यहाँ पर आपका अधो ध्रुवीय या उप ध्रुवीय भी इन्हें कहते हैं, सब पोलर भी इन्हें कहते हैं, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और ये है आपकी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है। अब आप देखो, ये जो आपका 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से 23 डिग्री ये 30 डिग्री नॉर्थ के बीच का है, इसे कहते हैं हैडले सेल। क्या कहते हैं इसे? हैडले कोस्ट। हैडले कोस्ट भी कह देते हैं, हैडले सेल भी कह देते हैं। उसके बाद जो आपका उपोष्ण उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच वाला, इसे कहते हैं फेरल कोस्ट। ठीक है, और अधोध्रुवीय या उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र से ध्रुवीय वाला जो एरिया है, इसे कहते हैं ध्रुवीय कोस्ट। ये तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये तीनों के तीनों आते हैं। तो इस तरीके से वायुमंडल का संचरण होता रहता है, और आपकी ये जो पेटियां हैं ये विकसित होती रहती हैं। नेक्स्ट आता है मौसमी पवनें। पवनों के प्रवाह के प्रारूप में विभिन्न मौसमों में भी बदलाव आता रहता है। जैसे मैंने सिंपल बताया भाई, आपकी गर्म हवा चल रही है तो मौसम गर्म हो जाएगा, ठंडी चल रही है तो ठंडा हो जाता मौसम। तो यह बदलाव अत्यधिक तापन, पवन और वायु दाब की वजह से भी होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके जो पट्टियों का विस्थापन है, उनके कारण भी ये चीज़ें होती रहती है। ऐसा विस्थापन सबसे अधिक स्पष्ट की बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया में देखा जाता है। वहाँ पर मानसून पवनों के बदलाव के रूप में इन्हें देखा जाता है, जैसे मानसून पवनें वहाँ पर आती हैं। नेक्स्ट आता है भाई हमारा स्थानीय पवनें। स्थानीय यानी किसी एरिया की, तो इसमें सबसे पहले आती है स्थल समीर और समुद्र समीर। स्थल समीर, समुद्र समीर, वही यहाँ पर जो पवनें होती है ना, वो समुद्र से स्थल की तरफ बढ़ती हैं। ठीक है, समुद्र से बढ़ेंगी क्योंकि क्या होगा, आपके है ना जो समुद्र होते हैं वो आपकी समुद्र की अपेक्षा जो स्थलीय भाग होता है वो जल्दी ठंडा भी हो जाता है और जल्दी गर्म भी हो जाता है। दिन में गर्म, रात को ठंडा, और इसी वजह से समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा होने की वजह से वहाँ पर दाब प्रवणता हो जाती है, और इससे स्थल से समुद्र की ओर जो पवनें चलती है उन्हें स्थल समीर कहेंगे, और समुद्र से स्थल की ओर जो चलती है उन्हें समुद्र समीर के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि किस तरीके से समुद्र से पवनें चल रही हैं स्थल एरिया की ओर, तो ये हुई आपकी समुद्र समीर। मीन्स जिस एरिया से पवन चलना शुरू होगी ना, तो उसी के उस पर नाम रहेगा। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये है आपका स्थल समीर। स्थल समीर में यानी स्थलीय भाग से जब आपकी पवनें चलती हैं, ठीक है, यहाँ से स्थलीय भाग से चल रही हैं, तो स्थलीय भाग से जब समुद्र की ओर चलेंगी तो उसे क्या कहेंगे? स्थल समीर। तो चल किस भाग से रही है? स्थल की ओर से चल रही है, इसलिए उसे स्थल समीर के नाम से जाना। पर्वत और घाटी पवनें, इसमें क्या होता है, दिन के समय पर्वतीय प्रदेशों में आपके जो ढलान वाले एरिया हैं वो गर्म हो जाते हैं, और वायु ढाल के साथ साथ फिर क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वायु भी गर्म हो गई, और इससे वायु फिर घाटी से भी बहती हैं। ठीक है, तो इस स्थान को भरने के लिए वायु घाटी से बहेगी, और उन पवनों को कहेंगे घाटी समीर। रात्रि के समय जो पर्वतीय ढलान है फिर वो ठंडे हो जाएंगे, और उनकी सघन वायु फिर घाटी में नीचे की ओर उतरे होंगी, तो उसे कहेंगे पर्वतीय समीर। यानी मान लो ये आपका पर्वत है, एक ये पर्वत है, तो क्या होगा भाई, दिन के समय पर्वतीय ढलान आपके ये गर्म हो गई, तो क्या होगा, आपकी जो घाटी से हवा आएगी इनको भरने के लिए ऊपर की ओर, तो उसे तो कहेंगे घाटी समीर, क्योंकि घाटी की ओर से चली है। रात के समय क्या होगा, ये पर्वतीय ढलान आपके ठंडे हो जाएंगे, तो फिर घाटी को भरने के लिए ढलान से नीचे की ओर हवा आती है, तो उसे कहेंगे पर्वतीय समीर। इस तरीके से आपकी ये समुद्र समीर, आपकी पर्वत समीर, ये सारी की सारी जो हवाएं हैं वो चलती रहती हैं, और पवन विमुख ढाल से बाद में ये उतर जाती हैं,
और इसमें एडियाबेटिक एक प्रोसेस भी आता है जो आगे आएगा। ये सूक्ष्म हवाएं कम समय में ही बर्फ़ को पिघला देती है, तो इसकी कुछ दरें भी होती हैं, ठीक है। तो वायु राशि क्या होती है? जब आपकी कोई वायु है ना किसी बड़े एरिया पर लॉन्ग टाइम के लिए रहती है, लंबे समय तक रहती है वहाँ पर टिकी हुई, और उस एरिया की क्लाइमेट के गुणों को ही धारण कर लेती है, तो ये क्या होगा, ये जो एरिया है आपका या तो पूरा महासागरीय सतह हो सकती है या कोई मैदानी भाग हो सकता है। मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि भाई पूरा वाइड एरिया होना चाहिए। तापमान और आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली यह वायु ही आपकी क्या कहलाती है? वायु राशि कहलाती है। यानी ऐसा एरिया होना चाहिए पूरा वाइड हो, तापमान एक समान हो पूरे एरिया का, आर्द्रता एक समान हो, तो ऐसी विशिष्ट गुणों वाली जो वायु होगी ना वहाँ की, उसे कहते हैं एयर मासेस, ठीक है, वायु राशि। इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि वायु का वह वृत्त भाग जिसमें तापमान और आर्द्रता संबंधी क्षैतिज भिन्नताएं बहुत ही कम हैं, ठीक है। तो यानी भिन्नताएं बिल्कुल कम होगी। मैंने पहले बताया समानताएं ज़्यादा होनी चाहिए, तापमान और आर्द्रता संबंधी इक्वल रहनी चाहिए, तो उस एरिया को हम एक पर्टिकुलर एक वायु राशि में डिवाइड कर सकते हैं। और वह समांग धरातल जिन पर वायु राशियाँ बनती हैं, जिस एरिया पर वो वायु राशि बनेगी उसे उस वायु राशि का क्या कहेंगे? उद्गम क्षेत्र। उस एयर मास का वो क्या होगी? जन्मभूमि होगी। वायु राशि को उसके उद्गम क्षेत्र के आधार पर अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर 5 उद्गम क्षेत्र हैं, यानी ऐसे 5 एरिया जहाँ पर वायु राशियाँ पैदा होती है। सबसे पहला आता है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, जो आपका 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ वाला एरिया है ना, तो वहाँ पर उष्ण और उष्ण कटिबंधीय महासागर। सेकंड एरिया आता है उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल, यानी आपके जो गर्म मरुस्थल हैं, ठीक है। और थर्ड आता है भाई हमारा उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर, ठीक है। आपने मरुस्थल पे देखा ठंडे वो गर्म मरुस्थल पे। तीसरा आता है हमारा उच्च अक्षांशीय ठंडे महासागर। फोर्थ आता है उच्च अक्षांशीय अति शीत बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र। देख, अति ठंडे हमने महासागरीय एरिया ले लिया, और फोर्थ नंबर पे लिया अति ठंडे हमारे महाद्वीपीय एरिया। नेक्स्ट आता है स्थायी रूप से बर्फ़ आच्छादित महाद्वीप, जैसे अंटार्कटिक और आर्कटिक, जो बिल्कुल बर्फ़ से हमेशा ढके रहते हैं। तो इन सभी के आधार पर आपकी वायु राशियाँ पाई जाती है। अब कौन कौन सी वायु राशि होती है इनके आधार पर आगे आएंगी। सबसे पहले आती है भाई हमारी उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायु राशि। देखो, उष्ण कटिबंधीय को इंग्लिश में ट्रॉपिकल कहते हैं, तो ये इससे टी लेते हैं। महासागरीय यानी आपका मेराइन कुछ इस तरीके का, ठीक है, तो एमटी कहते हैं इसे इंग्लिश में। उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायु राशि एमटी। नेक्स्ट आती है उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय। उष्ण कटिबंधीय सेम आपका ट्रॉपिकल, और महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंटल, तो कॉन्टिनेंटल का सी यूज़ करते हैं और उष्ण कटिबंधीय का टी, तो सी टी यूज़ होता है इसके लिए। नेक्स्ट आता है ध्रुवीय महासागरीय। ध्रुवीय आपका पोलर, महासागरीय के लिए फिर वही आपका एम, तो एमपी। ध्रुवीय महाद्वीपीय, ध्रुवीय के लिए आपका वही सेम पोलर, महाद्वीपीय कॉन्टिनेंट सीपी, ठीक है। नेक्स्ट आता है महाद्वीपीय आर्कटिक, ए से आर्कटिक, और महाद्वीपीय के लिए सही वही कॉन्टिनेंट, तो सी ए। तो उष्ण कटिबंधीय वायु राशि आपकी गर्म होती है और ध्रुवीय वायु राशियाँ ठंडी होती है। वो तो आपको सबको पता है, गर्म एरिया वाली वायु गर्म, ठंडी एरिया वाली वायु ठंडी। तो इस प्रकार आपकी 5 वायु राशियाँ होती है। उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायु राशि, उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि। देखो, गर्म इलाके की 2 होगी, एक महासागर पर एक महाद्वीप पर। उसी तरह के ध्रुवों की भी आपकी 2 होगी, एक तो ध्रुवीय महासागरीय, एक ध्रुवीय महाद्वीपीय, और लास्ट आती है महाद्वीपीय आर्कटिक। तो ये 5 वायु राशियाँ होती है, ठीक है, समझ गए। तो ये होती है भाई आपकी वायु राशियाँ। एक वाइड एरिया में जो तापमान और आर्द्रता संबंधी जो आपकी समानताएं पाई जाती है उसे वायु राशि कहते हैं। 5 मेन वायु राशियाँ मैंने आपको बताई दी हैं। नेक्स्ट आता है वाताग्र यानी फ्रंट। ये क्या होता है? ये भी आपकी एक वेदर से रिलेटेड ही चीज़ होती है। जब 2 अलग अलग प्रकार की वायु राशियाँ आपस में मिल जाती है ना, मान लो एक तरफ से आपकी गर्म वायु राशि आ रही है, एक तरफ से ठंडी आ रही है, तो दोनों अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट गुणों वाली हैं, तो क्या होगा, तो उनके बीच में एक जब वो आपस में मिलती है तो एक सीमा क्षेत्र बन जाता है, और इस सीमा क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? वाताग्र कहते हैं। वाताग्र के बनने की जो प्रक्रिया है उसे वाताग्र जनन कहा जाता है, यानी फ्रांटोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। वाताग्र के बनने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहते हैं। वाताग्र आपके 4 प्रकार के होती हैं: शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, आचर वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र। 4 प्रकार के वाताग्र होते हैं।
अभी बताऊंगी ये कौन से वाताग्र किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो जब आपका वाताग्र स्थिर हो जाए, स्टेबल हो जाए, तो ऐचर वाताग्र बनता है। ऐसे वाताग्र जब कोई वायु ऊपर उठे ही ना, ठीक है, यानी कोई भी वायु ऊपर उठेगी नहीं, दोनों वायु इक्वल रूप रहेगी, तो इस ऐसी सिचुएशन में बनेगा हमारा अचर वाताग्र। और ऐसे वाताग्र जब कोई वायु ऊपर नहीं उठती, जब शीतल और भारी वायु आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेल देगी, तो शीत वाताग्र बनता है। मीन्स भाई यहाँ पर आपको दिया हुआ भी है आई थिंक। और यदि गर्म वायु राशि आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियों को ऊपर चढ़ती है तो उसको आपका उष्ण वाताग्र कहते हैं। और यदि एक वायु राशि धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। आप यहाँ पर देखिए ये जो आपको डायग्राम दिख रही है ना, इन डायग्राम से आप समझोगे। सबसे पहले देखो ये वाला कोष्ण वायु, उष्ण वायु, यहाँ पर शीत वायु थी, यहाँ पर आपकी गर्म वायु थी। तो जब आपकी गर्म वायु आक्रामक रूप से अपने आप ऊपर उठ जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उष्ण वाताग्र बनेगा। और जब आपकी शीत वायु जबरदस्ती गर्म वायु को ऊपर की ओर धकेलती है, जब आपका शीत वाताग्र बनेगा, क्योंकि ठंडी वायु स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट आती हैं अधिविष्ट वाताग्र। अधिविष्ट वाताग्र में क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई, आपका एक उष्ण वाताग्र और एक शीत वाताग्र, दो तरीके के वाताग्र इसमें बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के आपके ये वाताग्र यानी फ्रंट बनते हैं। तो वाताग्र एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाताग्र कहाँ निर्मित होते हैं, तो वाताग्र आपके मध्य अक्षांशों में निर्मित होते हैं। ठीक है, 30 से 60 डिग्री के बीच में, तो मध्य अक्षांशों में आपके वाताग्र निर्मित होते हैं, बनते हैं। तीव्र जो वायु दाब है और तापमान प्रवणता इनकी विशेषता होती है, और ये तापमान में अचानक बदलाव भी लाती हैं, और इसी कारण वायु ऊपर उठती है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। ठीक है, क्योंकि जो एरिया बन जाता है उसी एरिया के सहारे वायु ऊपर उठती है, फिर बादल बनते हैं, फिर वर्षा होती है। नेक्स्ट आता है गाइस बहिर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये चक्रवातीय वायु प्रणालियाँ उष्ण कटिबंध से दूर मध्य और उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं। उष्ण कटिबंधीय वाले तो आपके भाई जो आपके उष्ण कटिबंध एरिया में पैदा होते हैं, और ये मध्य और उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं, इसीलिए इन्हें बहिर उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं। ठीक है, सब ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं। मध्य और उच्च अक्षांशों में जिन क्षेत्रों से गुजरते हैं वहाँ मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक से तेजी से बदलाव आते हैं। बहिर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ तो इसमें क्या होगा, आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में सबसे पहले आपका वाताग्र बनेगा, और कैसा, अचर। ठीक है, वाताग्र बनेगा अचर, जिसमें कोई भी हवा ऊपर नहीं धकेल पाती। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में आपकी कोष्ण वायु रहेगी और उत्तर में ठंडी वायु रहेगी। और जब वाताग्र के साथ साथ वायु दाब जब कम हो जाता है तो कोष्ण वायु उत्तर की ओर और ठंडी वायु दक्षिण की ओर घड़ी की सुइयों के विपरीत चक्रवातीय दिशा में मुड़ जाती हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से आपके एक चक्रवात का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसमें दो चक्रवात बनेंगे आपके, सही वही, एक तो उष्ण वाताग्र, एक उष्ण वाताग्र होता है इसमें, और एक शीत वाताग्र होता है। और ऐसे ही आपका एक बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक चक्रवातीय स्थिति पैदा हो जाती है, बीच में आपकी हवा सारी भर जाती है, जिसे फिर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। तो कोष्ण वायु जो होती है आक्रामक रूप से ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती हैं, और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में आपके सत्री मेघ दिखाई देते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उष्ण वाताग्र जब आता है तो इसके फर्स्ट पार्ट में किस प्रकार के बादल दिखाई देते हैं, सत्री मेघ, और फिर वर्षा होती है। पीछे से शीत वाताग्र आता है जो गर्म वायु को ऊपर की ओर धकेल देता है। फिर शीत वाताग्र के साथ कौन से बादल आते हैं, कपाशी मेघ, जो आपकी भरपूर मात्रा में वर्षा करते हैं। ठीक है, शीत वाताग्र यहाँ पर ज़्यादा हैवी होते हैं, इसीलिए ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं। उष्ण वाताग्र को पूरी तरह ढक लेता है शीत वाताग्र। ठीक है, गर्म वायु बिल्कुल ज़्यादा बेचारी रह जाती है, और शीत वायु आक्रामक हो जाती हैं, और इन सब का है ना ज़मीन से कोई संपर्क नहीं रहता। और इसी प्रकार आपका जो वाताग्र बनेगा अधिविष्ट वाताग्र बनता है, और लास्ट में जाते जाते चक्रवात शील यानी ख़त्म होता चला जाता है, और लास्ट में क्या बचता है, सिर्फ हमारा अधिविष्ट वाताग्र। ठीक है, देखो आप मैप में देख सकते हो, इस तरीके से वाताग्र का निर्माण होता है यहाँ पर।
ये आपकी शीतल वायु, ठंडी वायु, ये आपकी गर्म वायु। ठंडी वायु इतनी आक्रामक हो गई कि यहाँ से ऊपर चढ़कर इस तरीके से उसने पूरा सर्कल बना लिया, और ये सर्कल की जो स्थिति होती है इसे ही चक्रवात कहते हैं। अंदर गर्म वायु और बाहर चारों ओर ठंडी वायु होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वाताग्र का निर्माण होता है, उसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब इसके अलावा जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये कई प्रकार से अलग अलग होते हैं। स्पष्ट वाताग्र प्रणालियाँ होती हैं जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में नहीं होती। एक तो सिंपल सी बात है, इसकी आपकी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की ये बहुत बड़े एरिया पर फैले होते हैं, विस्तृत एरिया कवर करते हैं, ठीक है, 2000 किलोमीटर इस तरीके से। अगर इनकी उत्पत्ति की बात करें तो जल और स्थल दोनों पर होती है भाई इनकी उत्पत्ति, जल और स्थल दोनों पर। जबकि आपके जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्रों में पैदा होते हैं, जैसे भूमध्य सागर, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्रों में उत्पन्न होते हैं, जबकि आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये आपके स्थल और जल दोनों में ही पैदा हो सकते हैं। स्थलीय भागों पर पहुंचने पर ये नष्ट हो जाते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जो आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा विस्तृत एरिया को प्रभावित करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, काफ़ी वाइड एरिया लेकर चलते हैं। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में पवनों की वेग की बात करें तो पवनों का भी वेग अपेक्षाकृत तीव्र होता है और ये विनाशकारी होते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आपके पश्चिम से पूर्व चलते हैं। दोनों की डायरेक्शंस भी अलग होती है पवनों की, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आना है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये बिल्कुल तूफान की तरह होते हैं। जब आपके गर्मियों में भयंकर तूफान आते हैं तो उसे आप उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कह सकते हो। तो ये आपके उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के महासागरों पर होता है। तटीय क्षेत्रों की तरफ ये गतिमान होते हैं और काफ़ी वर्षा और तूफान लाते हैं अपने साथ। बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, विनाश करती हैं। प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है ये। हिंद महासागर में बात करें तो ये चक्रवात अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। वैसे तो हिंद महासागर में इन्हें चक्रवात कहते हैं, अटलांटिक महासागर में इन्हें हरिकेन कहते हैं, पश्चिम प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में इन्हें टाइफून कहते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विली विलीज के नाम से जाना जाता है। गाइस ये जो आपका पहरा है ना, ये जो पैराग्राफ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चक्रवात के अलग अलग नाम अलग अलग एरियाज़ की। नेक्स्ट आता है जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये महासागरों में उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं। कहाँ पर? महासागरों में। इनकी उत्पत्ति और विकास के लिए कुछ है ना सिचुएशंस होनी चाहिए। जैसे एक तो वृहद समुद्री सतह होना चाहिए जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। दूसरा कोरियलिस बल होना चाहिए। तीसरा पवनों की गति में थोड़ा कम अंतर होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, वर्टिकल पवनों की गति में अंतर कम होना चाहिए। चौथा कमज़ोर निम्न दाब एरिया होना चाहिए, यानी लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, तभी तो उसको भरने के लिए चारों ओर से हवा आएगी। और पांचवा समुद्र तंत्र का ऊपरी अपसरण होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तब जाके आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनेगा, ठीक है। अब चक्रवातों को अगर और भयानक कब बनता है? जब संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी सतरी मेघ बन जाते हैं और वो इस तूफान के केंद्र को घेर लेती हैं और समुद्रों से लगातार आर्द्रता उन्हें मिलती रहती हैं, तो ये तूफान और भी अधिक प्रबल हो जाते हैं और लैंड एरिया पर पहुंचकर क्या करते हैं, आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है। जैसे ही लैंड एरिया पर पहुंचेंगे तो उन्हें पानी नहीं मिलेगा उन बादलों को, तो वो क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। और वहाँ से क्या होगा, जहाँ तो वहीं से आपके जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है तट को पार करके ज़मीन पर पहुँचते हैं और चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। उसे क्या कहेंगे? चक्रवात का लैंडफॉल। ये चक्रवात 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं, इनकी दिशा अनिश्चित होती हैं और ये अधिक विनाशकारी होते हैं, ठीक है। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं। एक विकसित उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की संरचना का ये मैप है, छोड़ो इसको। एक विकसित उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अगर विशेषता की बात करें ना, तो इसके केंद्र के चारों ओर प्रबल सर्पिलाकार यानी स्पाइरल पवनों का परिसंचरण होता है और जिसे इसकी आई भी कहते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि किस चक्रवात में आँख होती है, तो गाइस उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में आई होती है। इस परिसंचरण प्रणाली का जो व्यास होता है वो 150 से 250 किलोमीटर तक होता है। जैसे कि आप मैप में देख सकते हो, ये पूरा मैप जो दिखा रखा है वो आपके उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की स्थिति का दिखा रखा है। नीचे आपका समुद्र है और उसके साथ साथ आपका ये चीज़ें, ये आँख है चक्रवात की जहाँ पर मौसम बिल्कुल शांत रहता है। ये चारों ओर का एरिया है जहाँ पर भयंकर तूफान आता है और ये सारी आपकी सिचुएशंस है जिनकी वजह से चक्रवात पैदा होता है, ठीक है।
तो चक्रवात का जो केंद्रीय पार्ट होता है जिसे अक्षु चक्षु बहुत कुछ कहते हैं, तो ये बिल्कुल शांत रहता है। पवनों का यहाँ अवतलन होता है। इस आँख के चारों वाला जो एरिया होता है, आँख के चारों ओर अक्षु भीति होती है, यानी चक्षु दीवार, आँख की दीवार। यहाँ पर वायु बहुत प्रबल और वृत्ताकार रूप में वायु घूमती रहती हैं और ये जो आरोहण होगा ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई तक पहुँच जाता है। पवनों का वेग बहुत ज़्यादा होता है, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पर पवनें चलती हैं। और आपके इन्हीं चक्रवातों से क्या होता है, मूसलाधार वर्षा भी होती है। चक्रवात की आग से रेन बैंड विकसित होते हैं और कपासी वर्षा बादलों की पंक्तियां भारी क्षेत्र की ओर फैल जाती हैं। और इनका व्यास की बात करें तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर पर 600 से 1200 किलोमीटर के बीच होता है। वैसे इनका व्यास कम होता है शीतोष्ण कटिबंधीय की तुलना में, ठीक है। और इसके अलावा यह परिसंचरण प्रणाली धीमी गति से 300 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से आगे बढ़ते रहते हैं। ये चक्रवात तूफानी तरंगों को पैदा करते हैं और तटीय निम्न इलाकों को पानी से भर देते हैं और ये तूफान स्थल पर धीरे धीरे क्षीण होकर ख़त्म होते चले जाते हैं। लास्ट में ये बिल्कुल ख़त्म होते चले जाते हैं, ठीक है। तटीय एरिया पर सबसे ज़्यादा भयंकर तबाही मचाते हैं ये, ठीक। और उसके बाद ये ख़त्म होते चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है भाई थंडर स्टॉर्म एंड टॉर्नेडोज़। तो अन्य ये बिल्कुल आपके ये कह सकते हो आप स्थानीय प्रकार के तूफान और बहुत ज़्यादा भाई विनाशकारी होते हैं। तड़ित झंझा और टॉर्नेडो और थोड़े समय के लिए होते हैं, बट थोड़े समय में कम एरिया में आएंगे और इतने आक्रामक होते हैं कि थोड़े एरिया में किसी ने अपने आप को संभाल लिया तो संभाल लिया, वरना डेथ हो जानी है। तड़ित झंझा उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण होते हैं। तड़ित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षा मेघ होते हैं जो गरज और बिजली पैदा करते हैं। बिजली गरजेगी, ठीक है। बादल अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं, तापमान बिल्कुल शून्य से भी कम हो जाता है, ओले पड़ते हैं भयानक रूप से, ओलावृष्टि होती है। आर्द्रता कम होने पर ये धूल भरी आंधियाँ लाते हैं। जब इनमें आर्द्रता कम होगी, जब वर्षा नहीं लाएंगे तो धूल भरी आंधियाँ लाएंगे। तड़ित झंझा की विशेषता क्या होती है कि जो उष्ण वायु है उसका प्रबल उर्ध्व प्रवाह यानी वर्टिकल बहना, ठीक है। गर्म वायु का बहुत तेज़ी से वर्टिकल बहना, जिसके कारण बादलों का भी आकार बढ़ जाता है और बादल अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। वर्षण होता है नीचे की तरफ, वात प्रवाह, पृथ्वी पर ठंडी वायु, फिर ये वर्षा लाते हैं। और तड़ित झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक होकर हाथी के सूंड की तरह सर्पीलाकार अवरोहण भी करती है। इसके केंद्र में बहुत लो प्रेशर होता है, एलपी होगा, और व्यापक रूप से ये भयंकर विनाशकारी भी होते हैं और इसी परिघटना को टोर्नेडो कहते हैं। जब तड़ित झंझा होते होते सेंटर में आपका लो प्रेशर आ जाए और चारों ओर से फिर हवाएं भरने को आएंगी तो ये बहुत विनाशकारी हो जाते हैं, जिन्हें टोर्नेडो कहते हैं। टोर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में ही पैदा होते हैं। टोर्नेडो आपके मध्य अक्षांशों में ही पैदा होंगे। समुद्र पर टोर्नेडो को वाटर स्पाउट्स कहते हैं, यानी जल स्तंभ कहते हैं, ठीक है। ये आक्रामक तूफान वायुमंडलीय ऊर्जा वितरण में भिन्नता और अस्थिर वायु के व्यवस्थित होने की अभिव्यक्ति है। इन तूफानों से आपके स्थितिज और ताप ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और अशांत वायु जो दशाएं होती है पुनः स्थिर स्थिति में लौट आती हैं, ठीक है। तो पुनः ये आपकी स्थिर स्थिति में लौट आती है। तो गाइस ये था आपका क्या होते हैं तड़ित झंझा, टोर्नेडो, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उसके अलावा वायु राशि और वाताग्र। ये चैप्टर यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, इतना कुछ था नहीं इसमें। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिन्हें आपको देखना है और इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा। नेक्स्ट आता है अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहाँ होता है, ITCZ पूछा गया है। थर्ड है उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों ओर पवनों की दिशा क्या होती है। नंबर 4 वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। तो गाइस इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। तो कमेंट बॉक्स में लिखना कैसा लगा आपको, चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।